कि तुम्हारा काम तो वैश्यावृत्ति का है, तुम ये क्रांतिकारियों के साथ क्यों लग गई हो? तो उसने कहा कि मैं वैश्या होने से पहले भारत की नागरिक हूं, और एक ऐसी नागरिक हूं कि जिसके शरीर में भारत का खून बहता है, इसलिए मुझे मेरा फर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भले वैश्यावृत्ति का काम करती रही, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं देश के लिए अपनी जान न्योछावर करूं। और अंग्रेज अधिकारी जिनके सामने अजीजन बाई ने युद्ध लड़ा है, वो अंग्रेज अधिकारी अपनी डायरियों में ये लिखकर छोड़ गए हैं कि भारत के सैनिकों में सच्ची मर्द अगर कोई थी तो वो अजीजन बाई थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अंग्रेज जो सैनिकों ने युद्ध लड़े हैं भारत में, जैसे एक अंग्रेज अधिकारी था यूरोज ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है कि मैंने भारत की सेना में 2 महिला मर्दों को पाया, एक महिला मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी महिला मर्द अजीजन बाई। और वो कहता है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो एक राजघराने की कुलवधू, लेकिन अजीजन बाई तो वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई एक साधारण महिला, लेकिन वीरता में दोनों किसी से कम नहीं है, साहस में दोनों किसी से कम नहीं है। और अजीजन बाई ने यह सिद्ध किया है कि भारत का खून भारतीय पहले है, बाद में वो सब कुछ है। तो इस पूरी लड़ाई में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आर्य समाज के महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षा जो महिलाओं के लिए दी गई, जो समाज के लोगों के बीच में आई, उस शिक्षा का पूरा असर इस 1857 की लड़ाई में दिखाई देता है। परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी उस जमाने में शायद पहले महर्षि थे जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर और कई कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों से आगे सम्मान दिया। आप सभी जानते हैं महिला शिक्षा के लिए जितना उन्होंने इस देश में काम किया, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए जितना उन्होंने काम किया, वो अद्भुत है। एक जगह परम पूजनीय महर्षि दयानंद और महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का संवाद हुआ है, और इस संवाद लेकिन 19 सितंबर के बाद भारत के कुछ जीवाजीराव सिंधिया, पटियाला घराने और जींद और नाभा घराने के गद्दार राजाओं के अंग्रेजों के साथ मिल जाने के कारण फिर अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया। और दोबारा जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया तो भारत के गांव-गांव में उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल नील, उसकी डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं। जनरल नील कहता है कि दोबारा से जब हमने भारत पर हमला किया तो हमने किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, किसी स्त्री को नहीं छोड़ा, किसी पुरुष को नहीं छोड़ा। जो भी भारतवासी हमारे सामने आया हमने उसको खत्म कर दिया। और कैसे कैसे खत्म किया, तो जनरल नील खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि हम गोली मार के लोगों को खत्म करते थे, हम लोगों को जिंदा जला के मार डालते थे, हम लोगों को घोड़ों और हाथी पर बिठा के उनके गले में रस्सी का फंदा लगाया करते थे, और हाथी घोड़ों को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा किया करते थे, और रस्सी का फंदा पेड़ के ऊपर से खींच लिया करते थे, और हाथी और घोड़े को नीचे से भगा दिया करते थे, और लोग लटक कर मर जाया करते थे। नील कहता है कि हजारों हजारों गांव हमने नर विहीन कर दिए, नर विहीन, हजारों हजारों गांव। वो कहता है कि बिठूर में हमने जब हमला किया, बिठूर माने नाना साहब पेशवा का घर, तो कहता है बिठूर में हमने जब हमला किया तो बिठूर की आबादी लगभग 24,000 की थी। उस आबादी में 3 महीने के बच्चे से लेकर 94 साल तक के बुजुर्ग हमने किसी को नहीं छोड़ा। बच्चों को हमने फुटबॉल की तरह से उछाला और गोलियों से उनको बींध दिया। बुजुर्गों को हमने झोपड़ियों में जिंदा जला दिया, घरों में जिंदा जला दिया, और जो स्त्रियां हमको मिली उन स्त्रियों के साथ हमने जो किया वो सुन नहीं सकते हम, लेकिन मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि हमें जहां भी कोई गांव में स्त्री मिलती थी भारतीय,
उसके शरीर को हम नंगा करते थे, उसके कपड़े उतारते थे, उसको पूरे गांव में नंगा घुमाते थे, फिर उस स्त्री को इतना तड़पाते थे, इतना परेशान करते थे कि वो चीखती थी और हम आनंद से हंसते थे। और वो कहता है कि पता नहीं कितनी स्त्रियों के इस स्तनों के अग्रभाग को हम लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक कि उसमें से खून निकलना ना शुरू हो जाए। फिर उन स्त्रियों के साथ हम बलात्कार करते थे और बलात्कार करने के बाद फिर उनको हम मारा करते थे। नील कहता है कि भारत के हजारों गांवों में हमने ये किया और हजारों गांवों को नर विहीन कर दिया, स्त्री विहीन कर दिया, पुरुष विहीन कर दिया। और ये सब हुआ 19 सितंबर 1857 के बाद, जब अंग्रेजों ने दोबारा से भारत पर हमला किया और भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को इस काम में मदद की। और उसके बाद ये हमले बढ़ते गए, राजाओं की सेना अंग्रेजों के साथ मिलती गई, क्रांतिकारियों की संख्या धीरे धीरे घटती गई और एक समय आया कि 1858 1 नवंबर तक फिर से अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो गया। 1858 1 नवंबर को अंग्रेजों का शासन जब स्थापित हुआ तो महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक ऐलान किया गया, उस ऐलान को भारत में भेजा गया। उस ऐलान के अनुसार उन्होंने कहा कि अब भारत में कंपनी शासन नहीं चलेगा, अब भारत में अंग्रेजों की संसद का शासन चलेगा। 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 के बाद सीधे अंग्रेजों का शासन आ गया। और उसके बाद जो ऐलान किया गया वो ये कि अब भारत में जो भी कुछ किया जाएगा वो कानून बनाकर किया जाएगा और जो भी कानून बनेंगे वो अंग्रेजों की संसद में बनेंगे और अंग्रेजों की संसद से बने हुए कानून भारत राज्य में लागू किए जाएंगे। उन कानूनों को बनाने का काम अंग्रेज करेंगे और उन कानूनों को लागू करने का काम अंग्रेजों की फौज भारत में करेगी। और उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश में कानून बनाने शुरू किए। सबसे पहला कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, पुलिस बना दी उन्होंने। दूसरा कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। तीसरा कानून बनाया इस देश में उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। चौथा कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ऐसे 34,735 कानून अंग्रेजों ने बनाए 1857 की लड़ाई के बाद। और इन कानूनों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करो जो दोबारा कभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना हो, दोबारा कभी अंग्रेजों के खिलाफ भारत में युद्ध ना हो, तो दोबारा भारत में अंग्रेज कभी बगावत ना सहन करें, दोबारा भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करें। इसके लिए कानूनों की व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई और वो कानून इस देश में लगाए। मुझे बहुत दुख और दुर्भाग्य से आपको एक बात कहनी है, वो ये कि जो कानून 1857 की क्रांति के बाद भारत को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए, वो कानून अब आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहे हैं और उन कानूनों में रत्ती भर भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 1860 का बनाया हुआ पुलिस कानून आज भी चल रहा है, 1860 का बनाया हुआ इनकम टैक्स का कानून आज भी चल रहा है, 1872 का बनाया हुआ फॉरेस्ट कानून आज भी चल रहा है। ऐसे 34,735 कानून चल रहे हैं। अब हम सब भारतवासियों को क्या करना चाहिए? मेरा एक विनम्र सुझाव है जो देकर मैं मेरा व्याख्यान खत्म करूंगा, और वो विनम्र सुझाव ये है कि जिन अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद 34,735 कानून लगाकर भारत पर लागू किए और वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही अगर चल रहे हैं, तो हम सब भारतवासियों को अब फिर से दोबारा 1857 जैसी ही कोई क्रांति करनी पड़ेगी, तब जाकर ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इस देश में से खत्म होंगे। एक 1857 की क्रांति परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से शुरू हुई और अब ऐसा लगता है कि दूसरी 1857 की क्रांति आज आर्य समाज के सभी साधु संतों से और भारत के विद्वानों की प्रेरणा से शुरू होगी। और दूसरी क्रांति की शुरुआत करने में आज का ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से इस बात का निवेदन करूंगा
कि हम सबको उतना ही तेज, उतना ही साहस, उतनी ही धैर्य हम में आ जाए जो 1857 के क्रांतिकारियों में था, उतनी ही वीरता हम में फिर से आ जाए जो 1857 के क्रांतिकारियों में थी। उसी वीरता, उसी साहस, उसी तेजस्विता को लेकर हम फिर से खड़े हों और अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों के खिलाफ हमें क्रांति करनी है। अब अंग्रेज तो नहीं है लेकिन उनके बनाए हुए कानून इस देश में है। अब अंग्रेज तो नहीं है लेकिन अंग्रेजियत इस देश में है। अब गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, इन कानूनों की मदद से कुछ काले अंग्रेज इस देश में पैदा हुए हैं जो देश की सत्ता व्यवस्था को वैसे ही भ्रष्ट बना रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने बनाया था, देश को वैसे ही नोच कर खा रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने कभी नोच के खाया था। तो हम सबको फिर से एक संकल्प लेना है और उस संकल्प लेने की कड़ी में आज का सम्मेलन हमारे लिए प्रस्थान बिंदु बने, इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आयोजकों को विनम्र प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे भाव व्यक्त करने का मौका दिया, मेरे विचार आपसे शेयर करने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित भाई और बहनों, अभी आप